आज बात करते हैं एक ऐसी विशाल और प्राचीन सभ्यता की जो पहले तो इत्तेफाक से मिली, फिर लगभग पूरी तरह तबाह हो गई और जिसका सबसे बड़ा रहस्य आज के विज्ञान ने सुलझाया है। तो चलिए इस कहानी को एक जासूसी केस की तरह देखते हैं। एक ऐसा केस जो सदियों तक फैला रहा। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता के जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी और फिर अचानक एक दिन हमारे सामने आ खड़ी हुई। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं होती, बल्कि चार्ल्स मेसन नाम के एक भगोड़े सैनिक से होती है, जिसने 1826 में इन खंडरों को पहली बार देखा था। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा सोचिए, 1856 में एक कितनी बड़ी गलती हुई जिसने हमारे इतिहास को लगभग मिटा ही दिया था। ब्रिटिश इंजीनियर्स कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और इसके लिए उन्होंने यहाँ से लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली। मतलब अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सही तरीके से खुदाई शुरू नहीं की और इस खोई हुई दुनिया की असली अहमियत को समझा। तो जब 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने आखिर खुदाई शुरू की तो उन्हें क्या मिला? जो कुछ जमीन के नीचे से निकला उसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। देखिए, ये कोई मामूली गांव नहीं था, ये एक भविष्य का शहर था। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्रीज पर काटती थी, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। हर घर में ऐसी सुविधाएं थी जो उस जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी, जैसे अपना कुआं और बाथरूम। और सबसे हैरान करने वाली बात थी एक ढका हुआ सीवर सिस्टम। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था और अपने समय से हजारों साल आगे था। ये बात इस सभ्यता की तरक्की को समझने के लिए एक जबरदस्त पैमाना देती है। सोचिए, जब यूरोप के सबसे बड़े शहर भी गंदगी और अव्यवस्था से भरे थे, तब यहाँ के लोग शहरी प्लानिंग के मास्टर थे। लेकिन जैसे जैसे इस सभ्यता की परतें खुलती गईं, वैसे वैसे सवाल और भी गहरे होते गए। चलिए कुछ सबसे बड़ी पहेलियों पर एक नज़र डालते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इतनी विशाल सभ्यता, जहां हर शहर एक जैसा, ईंटों का साइज एक जैसा, वजन करने वाले बाट एक जैसे, तो आखिर इसे कंट्रोल कौन कर रहा था? कोई राजा, कोई पुजारी या कोई और ही सिस्टम था? सिंधु घाटी अपने समय की दूसरी सभ्यताओं से कितनी अलग थी, ये देखना बहुत दिलचस्प है। जहां मिस्र में पिरामिड और राजाओं के बड़े बड़े स्मारक थे, वहीं यहाँ सबसे बड़ी इमारत एक पब्लिक स्विमिंग पूल जैसी थी। यहाँ हथियारों से ज्यादा बच्चों के खिलौने मिले। ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो शायद लड़ाई झगड़े पर नहीं, बल्कि समुदाय, शांति और व्यापार पर ज्यादा ध्यान देता था। और अब आते हैं दूसरी बड़ी पहेली पर, उनकी लिखावट, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। हजारों मोहरें मिली हैं, लेकिन वे सब खामोश हैं। हम नहीं जानते कि उन पर क्या लिखा है। क्या वो कोई मंत्र थे या व्यापार की रसीदें थीं? और ये एक सींग वाला जानवर, ये यूनिकॉर्न, ये क्या था? कोई धार्मिक प्रतीक या किसी ताकतवर कबीले का निशान? ये रहस्य आज भी बरकरार है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां सब कुछ बदल गया। ये महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई और इसका मुख्य संदिग्ध कौन था? 1944 में पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए एक सनसनीखेज थ्योरी दी। ऋग्वेद में भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने कहा कि इंद्र असल में आर्यों के नेता थे, जिन्होंने सिंधु घाटी के शहरों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। और ये थ्योरी दशकों तक किताबों में पढ़ाई जाती रही। लेकिन अब हमारी कहानी के क्लाइमैक्स का वक्त है, वो मोड़ जहां मॉडर्न साइंस इस पुराने केस को सुलझाने के लिए मैदान में उतरता है। वैज्ञानिक जांच ने इस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पहली बात, मोहनजोदाड़ो में जो कंकाल मिले वो अलग अलग समय के थे, किसी एक लड़ाई के नहीं। दूसरी बात, उन पर लड़ाई की चोट के कोई निशान नहीं थे, बल्कि कई में बीमारी के लक्षण थे। और सबसे बड़ा सबूत मिला लाखीगढ़ी में। वहां एक 4,500 साल पुराने कंकाल के डीएनए में कोई बाहरी या आर्यन जीन नहीं मिला, और वो डीएनए आज के दक्षिण एशियाई लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा है। मतलब कोई बाहरी हमला हुआ ही नहीं था। तो अगर इंद्र और आर्य बेकसूर हैं, तो फिर असली मुजरिम कौन था? इस महान सभ्यता का खात्मा आखिर हुआ कैसे? असली कातिल कोई इंसान नहीं था, बल्कि मौसम था,
क्लाइमेट चेंज। हुआ ये कि भूकंपों ने नदियों का रास्ता बदल दिया। जीवन देने वाली सरस्वती जैसी नदी सूख गई और मानसून ने भी साथ छोड़ दिया। ये एक धीमी मौत थी जो 1-2 साल में नहीं बल्कि सदियों तक चली, जिसने हरे भरे शहरों को धीरे धीरे खंडर और वीरान बना दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, शहर खत्म हुए थे, लोग नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन सभ्यता आज भी हमारे अंदर, हमारी आदतों में जिंदा है। नमस्ते करने का तरीका, मांग में सिंदूर लगाना, पीपल के पेड़ और बैल की पूजा, ये सारी प्रथाएं 5000 साल पुरानी हैं। यहाँ तक कि शतरंज के खेल की शुरुआत भी यहीं हुई थी। और शहरों में पानी के मैनेजमेंट का आइडिया भी। हड़प्पा के लोग कहीं गायब नहीं हुए, उनकी संस्कृति बस बदलती गई और आज हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गई है। एक तरह से हम ही हड़प्पा हैं। और ये हमें एक बहुत गंभीर तुलना पर लाकर खड़ा करता है। हड़प्पा के लोगों ने पानी को संभालने के लिए शानदार सिस्टम बनाए थे, लेकिन वो प्रकृति में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सामना नहीं कर पाए। आज हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है, लेकिन हमारे शहर भी जरा सी बारिश में डूब जाते हैं और हम भी क्लाइमेट चेंज के सामने उतने ही लाचार नजर आते हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है, हड़प्पा की कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल का एक चैप्टर नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी है। उनके खंडर हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति का सम्मान नहीं करती तो उसका पतन तय है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।